जी। हमारे साथ अश्विनी तनेजा सर हैं जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक्स मेंबर रह चुके हैं और टैक्स एक्सपर्ट हैं। सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आज जो अनाउंसमेंट हुआ है इनकम टैक्स में 5 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम है वो या डिस्पोजेबल इनकम है, किस तरह की इनकम की बात हो रही है? एक्चुअली क्या है, सुबह जब माननीय वित्त मंत्री साहब भाषण दे रहे थे तो उनके अभिभाषण में हुआ क्या कि तालियों की गूंज ने कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया और ऐसा आभास हुआ कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, चाहे कितनी भी इनकम हो। कि एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख थी वो 5 लाख बढ़ा दी है। रिलीफ तो मिला है, लेकिन उसको ठीक से समझ लेते हैं कि किस तरह का रिलीफ मिला है। कि रिलीफ इस तरह का मिला है कि जो 5 लाख रुपए तक की जब किसी की इनकम होगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि पहले 87A में रिबेट मिला करती थी, सेक्शन 87 जो धारा 87A इनकम टैक्स एक्ट की, कि उसमें जो रिबेट मिलती थी वो 2,500 रुपए तक मिलती थी। अब वो बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दी है, बशर्ते आपकी जो इनकम है टैक्सेबल इनकम, फाइनल टैक्सेबल इनकम वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो एग्जेम्पशन लिमिट वो 2.5 लाख मानी जाएगी, पूरे पे टैक्स लग जाएगा। यानी कि मान लीजिए 5,10,000 रुपए इनकम है तो 5,10,000 माइनस 2.5 लाख कितने हुए? 2,60,000। 2,60,000 के ऊपर 5% आपको टैक्स देना होगा, 13,000 रुपए। इस तरह से बात बनी है। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि वो डिस्पोजेबल इनकम है या क्या है। जब हम टैक्सेबल इनकम की बात करते हैं तो नेट टैक्सेबल इनकम की बात करते हैं। यानी कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सैलरी कमा रहा है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन काटने के बाद जो सैलरी, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट, तो जो टैक्सेबल इनकम है टर्नओवर से मतलब नहीं है। हाँ। जी अब सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे टीवी पर भी चल रहा है कि जिन लोगों की आय 5 लाख से ज्यादा है वो तरह तरह के इन्वेस्टमेंट करके अपनी आय को 5 लाख के उसमें ला सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं, तो ये कितना ज्यादा पॉसिबल है? बात तो ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास आपकी इनकम मान लीजिए 5 लाख से ऊपर भी है और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी कि जो इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे कि सेक्शन 80C में आते हैं आपका होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट या ट्यूशन फी या LIC प्रीमियम या इस तरह की जितनी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, या और उसके अलावा 80C के अलावा जो दूसरी सेक्शन 24B है, यानी कि अगर आपने कोई होम लोन कोई के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, और बाकी सेक्शन 80D में मेडिकल इंश्योरेंस है, और इस तरह की जो 2-3 चीजें और है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप लेते हैं तो करके अगर आप 5 लाख रुपए तक सब इन्वेस्ट कर देते हैं और पूरी डिडक्शन सबका छूट ले लेते हैं तो ये भी आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो यानी कि आपकी टोटल अगर 10 लाख रुपए इनकम है और कर करा के आप 5 लाख से ज्यादा 5 लाख मान लीजिए 9 लाख रुपए इनकम है और 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपकी 5 लाख से टैक्सेबल इनकम कम आ गई तो आपको पूरा रिबेट वो मिल जाएगा 12,500। तो आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम टैक्स जो है नील हो जाएगा। इस तरह से बात सर। तो 5 लाख से ऊपर वालों के लिए इस बजट में और आप क्या बोलेंगे? देखिए मेरे को लगता है ये काफी अच्छा प्रश्न है। उसमें 2 बातें थी सरकार के सामने कि शायद इसलिए वो खुल के रिलीफ नहीं दे पाए। पहली बात तो ये थी कि वो टैक्स बेस को कम नहीं करना चाहते। दूसरी बात जो मुख्य बात लगती है, मुझे लगता है कि सरकार का अभी ध्यान है लोअर इनकम कैटेगरी, निम्न आय वर्ग और मध्य MIG क्लास, मिडिल इनकम ग्रुप, तो उनके लिए सरकार चाहती है कि अभी उनको कर के बोझ से थोड़ा कम किया जाए। उतनी ही गुंजाइश थी सर जो सरकार के बजट में फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में रखते हुए, इसलिए उतना ही दिया गया। अब आप एक चीज अगर गौर फरमाएं तो किसानों को जो दिया गया 6,000 रुपए, अगर उसको पर डे कैलकुलेट करें तो 17 रुपए, इसमें भी 18,500 करोड़ रुपए का टोटल सरकार को एलोकेशन किया है सरकार ने, और 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ करदाताओं को इसका लाभ मिलने वाला है। तो एवरेज करेंगे तो ये भी 6,150 रुपए आएगा पर ईयर पर पर्सन। तो यानी कि उसको पर डे निकालेंगे आप, पर मंथ 500 रुपए ले लीजिए और पर डे निकालेंगे तो 17 रुपए ले लीजिए, 17-18 रुपए के बीच में पर पर्सन आएगा। तो फैमिली के लिए उसको 36 रुपए मान लीजिए। तो लगभग मतलब बराबर समान उन्होंने दृष्टि से ही इनको दोनों को एलोकेशन किया है कि किसानों को भी उतना लाभ दे सकें जितने उनके पास संसाधन थे। दोनों में बराबर बांट दिया, आम मतदाताओं में भी और किसानों में भी। सर हाउसिंग के लिए जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अभी एक घर लेने के साथ दूसरे घर जिनके पास है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 2 बातें हैं हाउसिंग से रिलेटेड। पहली बात तो ये है कि सेक्शन 23-24 में जो इनकम टैक्सेबल होती है हाउसिंग से रिलेटेड, वो ये होती है कि अगर आपके पास एक मकान है, आप उसमें रह रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा मकान है तो दूसरा मकान जो होगा वो उसकी डीम्ड वैल्यू आपकी टैक्सेबल इनकम मान ली जाएगी, यानी कि डीम्ड रेंटल वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। भले ही आपने उसको रेंट आउट किया या नहीं किया, भले ही आप 1 रुपया भी रेंट नहीं कमा रहे हो, लेकिन उसकी डीम्ड एनुअल वैल्यू जो कि रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट होगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। अब इससे बहुत बोझ पड़ रहा था। तो बोझ इस तरह से पड़ रहा था कि बहुत सारे लोगों को
अपने अपने कारोबार के लिए, अपने व्यवसाय, नौकरी के लिए, पेशा के लिए उनको एक दूसरी जगह भी घर लेना होता है। जैसे उनका होम टाउन है, होम टाउन के अलावा दूसरी जगह उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, और दूसरी जगह माइग्रेट करने के बाद उनको वहां पर भी मकान लेना होगा। तो वो दूसरे मकान की उनको डीम्ड रेंटल वैल्यू टैक्सेबल हो रही थी उनके हाथों में, उससे एक हार्शनेस हो रही थी, बड़ी अतिरिक्त बोझ आ रहा था, परेशानी हो रही थी लोगों को। तो उसको रिलीफ देने के लिए उन्होंने क्या किया कि आपके पास 2 मकान तक होंगे तो हम डीम्ड रेंटल वैल्यू टैक्सेबल नहीं करेंगे, भले ही आप उससे कोई रेंट कमाएं या नहीं कमाएं, उससे कोई आपको टैक्स नहीं चाहिए। दूसरा एक हाउसिंग को लेकर जो प्रमोट किया है कि अगर आप मकान पहले बेचते थे और आप दूसरा मकान लेते थे तो आपको जो कैपिटल गेन लगता था वो एग्जेम्प्ट था, अभी भी एग्जेम्प्ट है। उसमें लिमिट थी कि एक ही और मकान होना चाहिए इसके अलावा। अब लोगों के पास चूंकि 2 मकान भी होते हैं, जैसे मैंने बताया, कि तो उन्होंने कहा अच्छा 2 मकान भी होंगे तो दूसरे मकान के लिए भी हम आपको बेनिफिट दे देंगे, बशर्ते कि जो कैपिटल गेन की इनकम है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात एक बार ही लाइफ टाइम में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेकेंड हाउस। ओके सर, फाइनल क्वेश्चन, आप बजट को कितने मार्क्स देंगे? किस नजरिए से देखा जाए, इनकम टैक्स के नजरिए से देखा जाए, ओवरऑल आप बजट को कितने? देखिए मुझे लगता है कि इंटरिम बजट था, सरकार के सामने जो सीमाएं हैं उसमें जितना वो कर सकते थे भरपूर उन्होंने करने की कोशिश की है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली तो सब राइट्स हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन परंपरा के हिसाब से जो उन्होंने दायरा जो बांधा हुआ है परंपराओं ने, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है जितना वो भरसक प्रयास कर सकते थे किया उन्होंने। मैं 10 में से 8 नंबर सरकार को दे सकता हूँ। थैंक यू। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।